दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है स्पेस में अरबों गैलेक्सीज हैं और हर एक गैलेक्सी में अरबों स्टार्स हैं, लेकिन इसके बावजूद जब हम आसमान को देखते हैं तो हमें आसमान तेज चमकता हुआ दिखने के बजाय काला क्यों दिखता है? अगर ये सवाल आपके भी मन में आया है तो आप अकेले नहीं हैं। असल में इस सवाल ने सालों से कई साइंटिस्ट को परेशान किया हुआ है, जिसमें प्लैनेटरी मोशन को स्टडी करने वाले जोहानस केपलर, हेलीज कॉमेट वाले एडमंड हेली और जर्मन एस्ट्रोनॉट हेनरिच विलियम ऑल्बर्स भी शामिल हैं। इनफैक्ट इस आसान से दिखने वाले सवाल को साइंटिस्ट ऑल्बर्स पैराडॉक्स या फिर डार्क नाइट स्काई पैराडॉक्स भी कहते हैं। ऑल्बर्स पैराडॉक्स क्यों होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट ने कई पॉसिबल रीजन दिए हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाते हुए अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। ऐसे में 24 आवर्स की एक रोटेशन में अर्थ के उन रीजन्स पे दिन होता है जहां सूरज की रोशनी हिट करती है और उसके अपोजिट वाले रीजन में रात होती है। ये तो हम सभी जानते हैं। अब ये सवाल उठता है, वही आसमान जो रात में काला नजर आ रहा होता है दिन में नीला क्यों दिखने लगता है? दोस्तों, ऐसा होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। अर्थ के एटमॉस्फेयर ढेर सारे मॉलिक्यूल्स, गैसेस, डर्ट पार्टिकल्स और वाटर ड्रॉपलेट से बना हुआ होता है। ये सारे कंपोनेंट्स टाइनी मिरर की तरह एक्ट कर रहे होते हैं, जो सूरज से आने वाली व्हाइट लाइट को 7 अलग अलग कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देती है। ये हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड। इसमें ब्लू और वॉयलेट लाइट का डोमिनेशन ज्यादा होता है दूसरे लाइट्स के कंपैरिजन में, इसलिए स्काई ब्लू दिखता है। दिन डूबते टाइम आपको आसमान में रेडिश कलर दिखता होगा। ये भी स्कैटरिंग की वजह से ही होता है, जहां ऑरेंज और रेड डोमिनेट करने लगता है। ये तो बात हुई अर्थ की। अब आप अर्थ की जगह मून को कंसीडर करिए, क्योंकि मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, इसलिए सनरेज वहां स्कैटर नहीं हो पाती है। स्कैटर ना हो पाने की वजह से सनलाइट व्हाइट लाइट के फॉर्म में ही मून पे पड़ती है, जिस वजह से दिन में भी वहां आसमान काला ही नजर आता है। आपने अलग अलग मून मिशंस में, जैसे कि अपोलो मिशन या फिर अभी लेटेस्ट वाले चंद्रयान मिशन में इस चीज को नोटिस किया होगा। मून की ही तरह स्पेस में भी लार्जली वैक्यूम होता है, इसीलिए गैलेक्सीज और स्टार से आ रही लाइट स्कैटर नहीं हो पाती है, जिससे स्पेस डार्क दिखता है। बिग बैंग के बाद यूनिवर्स स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेजी से एक्सपेंड कर रही है। इस एक्सपेंशन की वजह से दूर किसी गैलेक्सी से आती हुई लाइट भी स्ट्रेच कर जाती है। स्ट्रेच करने का मतलब उसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है, जिससे वेवलेंथ विजिबल लाइट से इंफ्रारेड, माइक्रोवेव या फिर रेडियो वेव्स में शिफ्ट हो जाती है, जिसे रेड शिफ्ट कहते हैं। इन ट्रांसफॉर्म्ड लाइट्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते दोस्तों, जिस वजह से आसमान काला दिखता है। दोस्तों, यूनिवर्स इनफाइनाइटली ओल्ड नहीं होती है जैसा कि हम पहले मानते थे। नए रिसर्च और स्टडीज के हिसाब से यूनिवर्स 15 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। इसका मतलब दूर के स्टार की लाइट अभी वहीं तक पहुंच पाई होगी जहां तक इन 15 बिलियन ईयर्स में वो ट्रेवल कर पाई हो, यानी कि उनकी लाइट्स अभी तक अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाई है। फ्यूचर में जब ये लाइट्स ट्रेवल करते करते अर्थ तक पहुंचेंगी, तब हमें स्काई ब्राइट दिखेगा। अब आप बोलेंगे, दूर के गैलेक्सी और स्टार्स की प्रॉब्लम तो समझ में आई, पर उन स्टार्स का क्या जो हमारे पास में मौजूद हैं, जैसे कि प्रोक्सिमा सेंटियोराई। दोस्तों, अगर बस पास वाले स्टार्स को हम कंसिडर करेंगे तो इनकी मात्रा काफी कम हो जाएगी। ऊपर से इनका साइज और ल्यूमिनोसिटी लिमिटेड होती है। एग्जाम्पल के तौर पे प्रोक्सिमा सेंटियोराई, जो हमसे 4 लाइट ईयर्स दूर है, साइज में सन के 7 गुना छोटा है और इसकी ल्यूमिनोसिटी सन के कंपैरिजन में 1% ही है। ऐसे में इनका प्रेजेंस किसी एक बड़े रूम में छोटे छोटे कई सारे बल्ब जैसे हैं, जो अपने लोकलाइज्ड एरिया को तो रोशन कर रहे हैं, पर पूरे रूम को यानी कि पूरे यूनिवर्स को रोशन नहीं कर पा रहे। इसी कारण कुछ स्टार्स और गैलेक्सीज पास होने के बावजूद भी आसमान काला ही दिखता है। हाँ, अगर हमारे गैलेक्सी में या फिर आसपास की किसी गैलेक्सी में अगर कोई क्वेज़ार मौजूद होता तो शायद आसमान क्रिसमस ट्री की तरह चमकता हुआ दिखाई पड़ता। लेकिन हम जानते हैं कि सूरज से भी कहीं ज्यादा तेज चमकने वाले क्वेज़ार्स हमसे बहुत बहुत दूर हैं, इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप क्वेज़ार्स के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो राइट वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए